खुशी एक ऐसा एहसास जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो हम सबके पास है। हर किसी के जीवन में सुख दुख तो आता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन हमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी नहीं मिलेगी। खुश रहकर काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। कुछ लोग समझते हैं कि खुशियां उनसे दूर हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो खुशियों को पालना सीखता है। जीवन में हमेशा ऐसे काम करें जिसे करने की आपकी इच्छा होती हो। इच्छा के विरुद्ध किया गया काम हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो इंसान के लिए सही नहीं होता। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। प्रसन्नता कोई पहले से निर्मित वस्तु नहीं है, वो आपके कर्मों से आती है। चलो अब खुशियों को बाहर ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि खुशियां भी आपके अंदर हैं और उन तक पहुंचने का रास्ता भी। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के साथ हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। हमारे खास सेगमेंट टेक क्लास में बताएंगे इंटरनेट फिशिंग और इससे बचने के बारे में। साथ ही आपको मिलवाएंगे लिटिल चैंपियन रॉयन द लॉयन से, जिसके नाम पर है 3 विश्व रिकॉर्ड दर्ज। इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और भी होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नागपुर की क्षेत्रीय नवाचार आयोजक की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये एक व्यवसाय इनक्यूबेटर के रूप में काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह क्षेत्र के उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहायता करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि IIM नागपुर का वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र विद्यार्थियों में नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनाने की मानसिकता को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने उत्कृष्टता के 7 केंद्रों के साथ साथ फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एनफेड की स्थापना के लिए IIM नागपुर की पहल की सराहना की। राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र की धरती को जीवंत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि नागपुर वो स्थान है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने इसे ऐतिहासिक धर्म चक्र परिवर्तन के लिए चुना था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी प्रकाश सिंह की पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एम वेंकैया नायडू ने ये बात कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आम आदमी के प्रति विनम्र रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बेहतर पुलिस व्यवस्था की दिशा में सरकार द्वारा की गई कई पहलों पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि थैलेसीमिया की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें, शिक्षक और विद्यार्थी, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। नई दिल्ली में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर 2022 में थैलेसीमिया की चुनौतियों के विषय पर एक वेबिनार में उन्होंने ये बातें कही। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों और थैलेसीमिया एसोसिएशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से लगभग 1 लाख लोग पीड़ित हैं। LIC के IPO में निवेश करने के लिए आज आखिरी दिन है।
17 मई 2022 को इसके सूचीबद्ध होने का अनुमान है। आईपीओ के लिए सरकार ने प्रति शेयर मूल्य 902 से 949 रुपए रखा है। आईपीओ में खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारियों को 45 रुपए प्रति शेयर और पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर की छूट दी गई है। सरकार इसमें 3.5% हिस्सेदारी बेच रही है। एलआईसी का आईपीओ 5वें दिन यानी रविवार को 1.79 गुना सब्सक्राइब हुआ। प्रख्यात लेखक, टीकाकार और संस्कृति विशेषज्ञ डॉक्टर रजत कुमार कर के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि डॉक्टर रजत कुमार कर ने विविध विषयों पर लिखा और पाल कला को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर रजत कुमार कर के उल्लेखनीय योगदान ने साहित्य और शिक्षा दुनिया को समृद्ध बना दिया। उन्हें रथ यात्रा कमेंट्री के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बी पारदीवाला आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। नवंबर 2019 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत पदों के बराबर यानी 34 हो जाएगी। अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों पर। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान रविवार को चक्रवात असानी में तब्दील हो गया है। चक्रवाती तूफान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता नगर निगम ने अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर और तेज होने की आशंका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात असम पहुंचे। वहां उनका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार तरीके से स्वागत किया। अमित शाह अपने दौरे के दौरान नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो भारत बांग्लादेश सीमा पर भी जाएंगे। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा एक रैली को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अंबाला दौरे पर हैं। वो वहां पर टेरटियरी केयर कैंसर सेंटर यानी अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक परिसीमन पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने शनिवार को संयुक्त रूप से परिसीमन पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि मार्च 2020 में गठित जम्मू और कश्मीर पर परिसीमन पैनल ने गुरुवार को जम्मू क्षेत्र को 6 अतिरिक्त विधानसभा सीटें और कश्मीर घाटी को 1 और राजौरी और पूंछ के क्षेत्र को अनंतनाग संसदीय सीट के तहत लाने की अपनी अंतिम रिपोर्ट को अधिसूचित किया था। 90 सदस्यीय सदन में अब जम्मू संभाग में विधानसभा की 43 और कश्मीर संभाग में 47 सीटें होंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर संभाग के अनंतनाग जिले में स्थित मट्टन के मार्तंड सूर्य मंदिर में पवित्र नवग्रह अष्टमंगलम पूजा में हिस्सा लिया। साधु संतों के अलावा कश्मीरी पंडित बिरादरी और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में हुई पूजा अर्चना में उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के प्राचीन स्थलों की सुरक्षा और उन्हें विकसित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सिद्धू ने ट्वीट कर ये भी कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़े पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात शाम 5:15 पर होगी। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। वे हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से बाहर निकली। नवनीत रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मिजोरम विधानसभा का स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं और 9 से 10 मई तक आइजोल में आयोजित इसे किया जाएगा। मिजोरम में 40 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है।
तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने धर्मपुरम अधीनम के पट्टिना प्रवेशम अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। धर्मपुरम अधीनम के स्वामी को पालकी में ले जाने वाली परंपरा पट्टिना प्रवेशम 22 मई को होगी। यह आदेश मयिलादुथुराई जिला राजस्व मंडल अधिकारी जे बालाजी ने रविवार को जारी किया। इसके पहले 27 अप्रैल को उन्होंने ही इस प्रथा को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इस पर बैन लगाया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रविवार को कुलगाम जिले के देवसर इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा संगठन के थे। इनमें से एक पाकिस्तान का रहने वाला था। और अब खबरें दुनिया से। श्रीलंका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच के अगले दौर की बातचीत आज से 23 मई तक चलेगी। राष्ट्रपति राजपक्षे आज श्रीलंका में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के बार एसोसिएशन के प्रस्तावों पर विचार करेंगे। बार एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका ने एक 11 बिंदु वाली योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें एक अंतरिम सरकार के गठन की बात भी कही गई है, जो धीरे धीरे शासन की राष्ट्रपति व्यवस्था को समाप्त कर देगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया। शहबाज शरीफ सरकार के गठन के बाद नेशनल असेंबली की ये पहली बैठक होगी। सत्र की अध्यक्षता नेशनल असेंबली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ करेंगे। बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा ने रविवार को यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए सभी व्यापार शुल्क हटा लिए हैं। 8 मई को कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए अतिरिक्त 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की भी घोषणा की है। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका, G7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। हम बता दें, रूस हर साल 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन जर्मनी पर रूस के विजय का प्रतीक है। दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने इसी दिन जर्मनी को पराजित किया था। रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने डोनबास क्षेत्र के शहर के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध के बावजूद मारिउपोल पर कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन के एक स्कूल पर रविवार को भीषण बमबारी हुई। बमबारी की इस घटना में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन रविवार को अचानक पश्चिमी यूक्रेन पहुंची। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। भारतीय सेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जहाज 5 देशों में विदेशी तैनाती के अंतर्गत इन दिनों सऊदी अरब के जेद्दा में है। स्क्वाड्रन के सीनियर ऑफिसर कैप्टन आफ्ताब अहमद खान ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के वेस्टर्न फ्लीट के कमांडर रियल एडमिरल याह्या बिन मोहम्मद अल असीरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसेना सहयोग और प्रशिक्षण से जुड़े मुद्दों पर खास चर्चा हुई। और अब डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर एक नजर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आज 10:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति, संसद सदस्य और आमंत्रित लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 पर राष्ट्रीय कार्यशाला में उद्घाटन भाषण भी देने वाले हैं। आज राज्यसभा की शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक है। बैठक में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर विचार किया जाएगा। ये तो हुई आज की गतिविधियों की बात। और प्रतिबिंब, वैसे आपको पता है कि मछली कैसे पकड़ी जाती है? हाँ, क्यों नहीं। मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर उसे ललचाया जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है। लेकिन मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम?
प्रतिबिंब, ये मैं इसीलिए नहीं पूछ रही, मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ठीक इसी तरह ही ऑनलाइन हैकर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं और इंटरनेट फिशिंग के ज़रिए वो लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर गाढ़ी कमाई को हथिया लेते हैं। जी हाँ, आप इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई धोखेबाजी की बात तो नहीं कर रही, क्योंकि आजकल तेजी से लोगों की निजता और सुरक्षा पर इस तरीके से ही हमला किया जा रहा है। बिल्कुल सही पहचाना प्रतिबिंब आपने। जिन देशों में फिशिंग अटैक सबसे ज़्यादा हुए हैं उनमें पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम है। इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे स्थान पर भारत का नाम है। आज हम अपने दर्शकों को इंटरनेट फिशिंग और इससे बचने के बारे में विस्तार से बताएंगे टेक क्लास के जरिए। इंटरनेट पर फिशिंग एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल हमलावर नकली या गलत मैसेज भेजने के लिए करता है। किसी व्यक्ति को फंसाना हो या कोई जानकारी चुरानी हो तब फिशिंग अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए यूजर्स का डेटा, लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी चोरी की जाती है। हमलावर जब कोई मैसेज या ईमेल भेजता है उसमें एक मैलिशियस लिंक या मैलिशियस फाइल या मेलवेयर अटैच होता है। मैसेज या ईमेल पढ़ने वाला जैसे उस लिंक पर क्लिक करता है या फिर अटैच फाइल को डाउनलोड करके ओपन करता है, उसके सिस्टम में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है। ये सारा काम सिस्टम के बैक एंड में होता है जिसके बारे में यूजर्स को पता भी नहीं चलता। एक बार मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हमलावर उसकी सारी जानकारी चुरा सकता है या उस पर निगरानी रख सकता है। फिशिंग ईमेल अक्सर उन डोमेन से आते हैं जो एक तरह से नकली डोमेन होते हैं। फिशिंग अटैक आमतौर पर एक ईमेल से शुरू होता है। इस ईमेल का टारगेट यूजर्स के प्राइवेट डेटा को हासिल करना होता है। ऐसी वेबसाइट देखने में ओरिजिनल साइट की तरह ही दिखती है। अगर यूजर्स साइट पर प्राइवेट डिटेल डालता है तो यूजर का सारा डेटा फिर से हमलावर के हाथ में होगा। फिशिंग हमले से यूजर्स और कंपनियों दोनों के लिए बचना जरूरी है। जब भी आप किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करें तो ब्राउजर के एड्रेस बार में URL को जरूर चेक करें, वो ओरिजिनल वेबसाइट है या नहीं। कोई भी वेबसाइट जो HTTP का इस्तेमाल करती है तो किसी भी तरह की जानकारी वेबसाइट पर शेयर न करें। इसके अलावा नकली मैसेज या ईमेल में अक्सर कुछ गलतियां होती हैं जो इसकी असलियत को सामने लाती हैं। इनमें स्पेलिंग में गलतियां या डोमेन नामों में बदलाव हो सकते हैं। अगर किसी भी बड़ी कंपनी से कोई मैसेज या कॉल आता है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सबसे पहले उस कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करके पता करें कि उन्होंने वाकई में ऐसा कोई ईमेल भेजा है या नहीं। जब भी कोई ईमेल आए तो उसका डोमेन चेक करें और URL भी एक बार जरूर चेक करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। इसके साथ ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। आप एंटी फिशिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए एंटीवायरस, फायरवॉल इंस्टॉल करें। समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। किसी भी असुरक्षित साइट को अपनी जानकारी न दें। तो फिशिंग एक ऑनलाइन हमला है, इसलिए इससे बचने के लिए आपकी जानकारी और सतर्कता पुख्ता होनी चाहिए ताकि ऑनलाइन मोड के इस दौर में कोई भी आपकी निजता और आपकी सुरक्षा में सेंधमारी न कर सके। तो फिशिंग अटैक क्या होता है मुझे भी पता लग गया और हमारे दर्शकों को भी पता लग गया, और इससे कैसे बचा जा सकता है बहुत करीने से हमने आपको समझाया है। और उम्मीद ये है कि प्रतिबिंब अब हमारे दर्शक जो खास तौर से हमारा कार्यक्रम देखते हैं उनको ये ज़रूर पता लग गया होगा कि कैसे वो फिशिंग अटैक से बच सकते हैं और इसका फ़ायदा उन्हें हो सकता है। और अब ब्रेक पर जाने से पहले क्या कुछ दिखा रही हो? प्रतिबिंब, ब्रेक पर जाने से पहले हम हमेशा ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों को छोड़कर जाते हैं, और आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। रविवार को खुल गए हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी, और उन्हीं की खास तस्वीरें हैं आपके लिए। जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घर बैठे आप भी कर सकते हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब बात आज के इतिहास की। और आज हम पलटते हैं 9 मई के इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
9 मई वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। 18 जून 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दीघाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य और प्रिय सेनानायकों में से एक बहलौल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मेवाड़ रियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। उनका शीश झुका तो सिर्फ अपने आराध्य एक लिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नील वर्ण ईरानी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमता और वीरता का परिचय दिया। चेतक युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा और अंत में एक नाला पार कर वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। 9 मई वर्ष 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाले शख्सियत थे। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन वर्ष 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। वे सच्चे देशभक्त थे। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में भी शामिल हो चुकी हैं। वर्ष 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जैसा कि हमने इतिहास में भी बताया, आज गुरुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इस पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। विचार और कर्म से वो लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने हमें अपने राष्ट्र, संस्कृति और लोकाचार्य पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने शिक्षा, सीखने और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। हम भारत के लिए उनके विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए याद किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोखले जी की वीरता को याद करते हुए ट्वीट संदेश में कहा है, आत्मनिर्भरता को अति आवश्यक मानने वाले गोखले जी ने ब्रिटिश अत्याचारों का विरोध करते हुए भारतीयों के ज्ञान की श्रेष्ठता को भी सिद्ध किया था। राष्ट्र प्रथम की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। राजस्थान के वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है, वीरता और पराक्रम के पर्याय महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रतिबिंब, और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो देश के एक लिटिल चैंपियन से जुड़ी हुई है। ये लिटिल चैंपियन अपनी कामयाबियों से
साइकिलिंग की दुनिया में सनसनी मचा रहा है और रायन द लायन के नाम से मशहूर है। जी हाँ, ये मशहूर 7 साल के रायन कुमार ने 1-2 नहीं बल्कि 3 विश्व साइकिलिंग रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या है ये रिकॉर्ड, आइए देखते हैं। जोश ऐसा कि लोहा पिघल जाए, रफ्तार ऐसी कि साथ में चलने वालों के हौसले पस्त कर दे। जी हां, जोश और रफ्तार का दूसरा नाम है रायन कुमार। उम्र 7 साल, उपलब्धि 3 विश्व साइकिलिंग रिकॉर्ड। जिस उम्र में बच्चे अक्सर साइकिल बैलेंस करना सीखते हैं, उस उम्र में रायन एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहा है। 14 नवंबर 2014 को दिल्ली में पैदा हुए रायन कुमार ने साइकिलिंग की दुनिया में पहला विश्व रिकॉर्ड 6 साल की उम्र में बनाया। रायन ने साल 2021 में 5 घंटे 20 मिनट के रिकॉर्ड समय में 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा की अभूतपूर्व गति से 108 किलोमीटर तक बिना रुके साइकिल चलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रायन की गति और सहन शक्ति ही नहीं, साइकिलिंग के प्रति उसका समर्पण भी कमाल का है। दृढ़ता के साथ सिले उसके समर्पण को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दर्ज किया है। कहते हैं हौसले बुलंद कर राहों पे चल दे, तुझको तेरा मौका मिल जाएगा, बढ़कर आगे तू पहल कर, काफिला खुद पे खुद बन जाएगा। जी हाँ, साइकिलिंग की दुनिया में सपनों को हकीकत में बदलते हमारे साथ है लिटिल चैंपियन रायन द लायन के नाम से मशहूर रायन कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशंस रायन। साइकिलिस्ट की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने का आपको कब आइडिया आया? मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करा और मैंने फिर 10 किलोमीटर्स किया, फिर 20, फिर 30, फिर मैंने 50 कर लिया, उसके बाद 100 कर लिया, उसके बाद 150 कर लिया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इंस्पिरेशन आपको किससे मिला? मम्मा से मिला। मम्मा 100 किलोमीटर्स करती थी, मैंने भी मम्मा को बोला मुझे भी आपके साथ एक बार 100 किलोमीटर्स ट्राई करना है। इतने छोटे बच्चे का साइकिलिंग के प्रति इतना रुझान देख करके मैं स्वयं आश्चर्यचकित थी। बट जब मैंने देखा रायन इज सो पैशनेट अबाउट साइकिलिंग, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इनकरेज किया जाए। वरना कौन सा ऐसा छोटा बच्चा होगा जो 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ सुबह सुबह साइकिलिंग करने जाना चाहे। मैं सुबह 5 बजे 4-5 बजे साइकिलिंग के लिए जाती थी, बट रायन ने देखा जब मैं अकेले साइकिलिंग करने जाती हूँ तो इसका मन होने लग गया, एंड ये भी मेरे साथ इसने ज्वाइन किया कि मैं भी आपके साथ साइकिलिंग करूँगा। रायन की मां कमांडर गौरी मिश्रा भारतीय नौसेना से रिटायर हुई हैं। उनके पिता कमांडर अनिमेश की 6 साल पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण स्काई डाइविंग दुर्घटना हुई थी और वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए रायन अपनी मां के साथ ट्रेनिंग करता है। रायन ने 6 साल की उम्र में ही दूसरा विश्व रिकॉर्ड 150 किलोमीटर की नॉन स्टॉप साइकिलिंग 7 घंटे 2 मिनट में पूरी कर सबसे लंबी दूरी तय करने का बनाया, जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दर्ज किया। रायन ने 7 साल की उम्र में इसी साल तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उसने 5000 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिलिंग अपनी मां के साथ पूरी की है। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड है और इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दर्ज किया है। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से भी अधिक प्रशंसनीय बात यह है कि रायन कुमार ने बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के 16 इंच MTB किड्स साइकिल पर यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। एनर्जी आपकी इतनी कहाँ से आती है? आप क्या खाते हो, क्या मैं पीते हो, तो क्या लाइफस्टाइल है आपका? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, दाल रोटी सब्जी और मिल्क पी लेता हूँ। और कोई स्पेशल ड्रिंक, कोई स्पेशल डाइट? नहीं। तो साइकिलिंग के अलावा क्या क्या करते हो आप? साइकिलिंग के अलावा स्केटिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ और 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 पढ़ाई करता हूँ।
और आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट गोल है टूर डे फ्रांस में जाना और एक एस्ट्रोनॉट बनना और एक नेशनल टीम में जाना। भारत में बच्चों के लिए पेशेवर साइकिलिंग में प्रशिक्षण और उपकरण विकसित नहीं हुए हैं। इसलिए रायन के माता पिता उसके प्रशिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सही प्रशिक्षण मिलने से रायन साइकिलिंग की दुनिया में देश के लिए और ख्याति हासिल कर सकता है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने साइकिलिंग में विश्व रिकॉर्ड के लिए मास्टर रायन कुमार को सम्मानित भी किया है। रायन का लक्ष्य राष्ट्रीय साइकिलिंग टीम में चयन और विश्व की सबसे प्रतिष्ठित साइकिलिंग प्रतियोगिता टूर डे फ्रांस में भाग लेने का है। आत्मविश्वास से भरे रायन के पास बच्चों के लिए संदेश है कि अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। रायन, ये आपकी साइकिल मैंने देखी है, साइकिल तो बहुत भारी है। आप ये साइकिल पर 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप कैसे चला लिया आपने? मैंने प्रैक्टिस करके चला लिया। अगर मुझे प्रोफेशनल साइकिल मिल जाएगी तो फिर मैं और अच्छा कर सकता हूँ और मैं और स्पीड भी बढ़ा सकता हूँ। बट प्रोफेशनल साइकिल तो इंडिया में है ही नहीं, तब कैसे करूँ मैं? रायन के हौसलों को देखकर कहा जा सकता है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। रायन ने इस छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल किया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो इस छोटी सी उम्र में हम शायद ही सोच सकते हैं। संदीप शुक्ला, संसद टीवी। आशा है कि आने वाले समय में साइकिलिंग में भी हमें ओलंपिक में कोई पदक रायन दिलवा पाएंगे। बिल्कुल प्रतिबिंब, और अगर जुनून हो और सही मार्गदर्शन मिले तो उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।